जय हिंद साथियों। आप सब अच्छे होंगे और शिद्दत के साथ तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि परीक्षा बहुत ही नजदीक आ चुका है और आपकी जो सफलता है आपकी मेहनत पर निर्भर करती है, इसीलिए आप कंटिन्यू मेहनत करते रहें। सफलता एक दिन निश्चित तौर से आपको प्राप्त होगी। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास को देखने से पहले हमारी जो पिछली क्लास है उसकी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, उसके बाद इस क्लास को देखेंगे तो आप सबको अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक संघ की प्रशासन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संघ का प्रशासन। तो आइए हम समझते हैं संघ का प्रशासन। भारतीय संविधान में भाग 5 संघ का प्रशासन, या इसी को जो है संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से 151 तक संघ की कार्यपालिका के संदर्भ में जो है उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है। भारत के संविधान में संघ का प्रशासन आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक। ठीक है, आगे चले हम लोग। संघ के प्रशासन, संघ की प्रशासन, संघ की प्रशासन। ठीक है, चलिए हम देखते हैं संघ के प्रशासन के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। तो ध्यान रखेंगे संघ की जो कार्यपालिका है या संघ की जो प्रशासन है, इनको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत संघ की कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक संघ की कार्यपालिका के संदर्भ में उल्लेख मिलता है भारत के संविधान में। और संघ की विधायिका, संघ की विधायिका जिसको संसद कहा जाता है, संसद में ही कानून का निर्माण की जाती है। भारत के संविधान में संघी जो विधायिका है, संघीय विधायिका आर्टिकल 79 से 123 तक संघ की विधायिका या संघ की जो है क्या है, विधायिका है, लेजिस्लेटिव है। क्या है? लेजिस्लेटिव। और ये जो है क्या होगी, संघ की कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव बॉडी है। आगे चलते हैं हम। तीसरा जो संघ की जो क्या होगी, न्यायपालिका, संघीय न्यायपालिका। संघीय न्यायपालिका जिसके अंतर्गत आर्टिकल या अनुच्छेद 124 से 147 तक संघ की न्यायपालिका है। संघ की न्यायपालिका का उल्लेख अनुच्छेद 124 से 147 तक संघ की न्यायपालिका के संदर्भ में भारत के संविधान में उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका और संघ की न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका। ठीक है, केंद्र सरकार, संघ की कार्यपालिका का अर्थ होता है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार के अंतर्गत जो है अगर देखें हम तो राष्ट्रपति से लेकर किसे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महान्यायवादी। ठीक है, ये जो है क्या कहलाती है, संघ की कार्यपालिका बॉडी कहलाती है। एवं संघ की जो विधायिका है, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर ही जो है किसका निर्माण होता है, संघ की विधायिका। ठीक है, लेजिस्लेटिव। ठीक है, क्या होगी, लेजिस्लेचर।
और इधर देखेंगे संघीय न्यायपालिका, जिसको सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्लियर है? तो यहां तक समझ में आ गया ना? तो भारत की जो शासन प्रणाली है, भारत की शासन प्रणाली संघीय शासन प्रणाली है। संघीय शासन प्रणाली। शासन प्रणाली कैसी दिखाई देती है? संघीय शासन प्रणाली। एवं विधायी शासन। विधायी शासन, आप लोग देखे होंगे कि जो विधायिका है, विधायिका के द्वारा देश के लिए कानून का निर्माण की जाती है, कानून बनाई जाती है, और उस कानून को इंप्लीमेंटेशन कराने का कार्य होता है कार्यपालिका। इन्हीं कानून के अनुसार जो है क्या होगी? संघ की कार्यपालिका कार्यों का जो है क्रियान्वयन की जाती है, कार्यों का संचालन की जाती है, संपादन की जाती है। अगर इसी जो कानून है, इसी जो न्यायपालिका है, ठीक है, न्यायपालिका का कार्य है विधायिका के द्वारा जो कार्य, विधायिका के द्वारा बनाई गई कानूनों का अगर कोई उल्लंघन करता है, नियमों को जो है क्या करता हो? पालन नहीं करता है, ऐसी स्थिति में न्यायपालिका ही जो है क्या करती है? उनको सजा देने का कार्य करती है और न्याय करने का कार्य करती है। न्याय देने का फैसला कौन करती है? न्यायपालिका करती है। ठीक है, तो ये एक दूसरे का पूरक है और जनता के हित में ही कार्य करते हैं। ये किसके हित में कार्य करते हैं? जनताओं के हित में कार्य किया जाता है। तो आइए हम समझते हैं संघीय कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की अंग। नेक्स्ट चलें। संघ की कार्यपालिका या संघीय कार्यपालिका, आप लोग लिखेंगे संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत, संघ की कार्यपालिका का जो अंग के रूप में, इधर ध्यान देंगे आप लोग, संघ की कार्यपालिका के अंग के रूप में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आब्लिक यहां पे मंत्री परिषद। ठीक है, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। ठीक है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। और इधर ध्यान देंगे आप लोग, संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत ही जो है महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल के नाम से जाना जाता है। और यहां पे जो है उपराष्ट्रपति भी शामिल होगा, उपराष्ट्रपति। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद एवं महान्यायवादी मिलकर जो है किसका निर्माण करते हैं? संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, राष्ट्रपति का जो पद है, आर्टिकल 52 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति का पद का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? राष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति का पद का उल्लेख मिलता है। एवं मंत्री परिषद की बात करें तो 74 मंत्री परिषद है। एवं प्रधानमंत्री की बात करें तो आर्टिकल 75 एक में प्रधानमंत्री होगी और मंत्री परिषद किसमें मिलेगी? अनुच्छेद 74 के अंतर्गत मंत्री परिषद। एवं महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, ये जो है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी होती है। ठीक है ना? सरकार का सबसे बड़ा क्या होगा? संवैधानिक सलाहकार, विधि का सलाहकार। ठीक है, आगे चले हम लोग। नेक्स्ट चलते हैं हम संघ की विधायिका। संघ की विधायिका, संघ की विधायिका है, विधायिका जहां पे विधि निर्माण की जाती है, जिसको संसद कहा जाता है। तो संसद के अभिन्न अंग के रूप में, संसद के अभिन्न अंग के रूप में 3 अंग दिखाई देती है। इसमें कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा
लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर ही जो है कार्य किसका निर्माण करती है? विधायिका। संघ की विधायिका मतलब संसद किसका गठन करती है? संसद का निर्माण करती है। संसद की बात करें तो संसद आर्टिकल 79 के अंतर्गत संसद है, और राज्यसभा 80, अनुच्छेद 80, लोकसभा 81, और राष्ट्रपति सबको पता है, राष्ट्रपति जो है क्या होगी? सत्र अवसान, सत्र आहूत, सत्र अवसान एवं सत्र की जो है समाप्ति की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। एवं लोकसभा को भंग करने का कार्य भी जो है किसकी है? राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत है ना। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, संघ की विधायिका के अंतर्गत, संघ की विधायिका के अंतर्गत किसे कहा जाता है? संसद। क्या है? संसद। और संसद का अभिन्न अंग कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर जो है क्या निर्माण बनाते हैं? संसद। लोकसभा और राज्यसभा में कोई विधेयक पास होने के बाद राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही वो क्या बनती है? विधि बनता है, कानून बनता है, ठीक है ना, और देश के लिए लागू होती है। आगे चले हम लोग, संघ की न्यायपालिका। न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को ही क्या कहा जाता है? संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका अनुच्छेद 124 में संघ की न्यायपालिका के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का गठन की बात कही गई है, ठीक है। और स्टेट की बात करें, स्टेट में हाई कोर्ट होती है, और डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, ठीक है। क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। राज्य में हाई कोर्ट और जिले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, और केंद्र की जो न्यायपालिका है वो सुप्रीम कोर्ट है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम कितने मेंबर हो सकते हैं वर्तमान में? 34 मेंबर। कितने मेंबर हैं? 34 मेंबर, ठीक है। प्रारंभ में इनकी संख्या 7 हुआ करती थी। प्रारंभ में जब सुप्रीम कोर्ट का क्या हुआ? निर्माण हुआ, तो 7 हुआ करता था, ठीक है। यहां तक हो गया? किसी कोई दिक्कत? चलिए एक बार पुनः देख लीजिए। हाईकोर्ट की संख्या सुनिश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है इनकी संख्या तय करते हैं। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट यहां तक हो गया। संघ की क्या देखेंगे हम लोग? कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट, सुने हैं ना आप लोग? देश का राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट, ठीक है भाई। चलिए देखिए, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 61 तक जो है क्या मिलेगा आप लोगों को? राष्ट्रपति। क्या मिलेंगे? राष्ट्रपति। चलिए देख लीजिए, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद, भारत के संविधान में राष्ट्रपति का पद है, और राष्ट्रपति जो है देश का प्रथम नागरिक है। देश का प्रथम नागरिक, देश का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट चलते हैं हम 53, आर्टिकल 53, देश की समस्त कार्यपालिका, देश की
संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति या समस्त कार्यपालिका शक्ति, समस्त कार्यपालिका शक्ति, पालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है, निहित होती है, जिसका उपयोग खुद व अपने सहयोगियों के माध्यम से सहयोगी के सहायता से करते हैं, सहायता से करते। ठीक है, ध्यान रखना, देश की संपूर्ण या देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका उपयोग खुद व अपने सहयोगियों की सहायता से करते हैं, कार्यपालिका शक्ति का उपयोग। ठीक है, आगे चलते हैं। 54 राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, कौन कौन निर्वाचन में भाग ले सकते हैं, ये किसमें उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 54 में। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया कैसी है या निर्वाचन कैसी होती है, ये जो है किसमें उल्लेख मिलता है? किसमें मिलता है भाई? आर्टिकल 55 में। ये जो है कैसी होगी? अप्रत्यक्ष अनुपातिक एकल संक्रमणी प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एकल संक्रमणी, समानुपातिक या अनुपातिक प्रक्रिया एवं एकल संक्रमणी पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, चुनाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट 56, आर्टिकल 56 राष्ट्रपति की कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष होती है, अधिकतम 5 वर्ष। ठीक है, अधिकतम 5 वर्ष होगी, राष्ट्रपति का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष से पूर्व भी वो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है। ठीक है, या त्यागपत्र देकर या आर्टिकल 71 के प्रावधानों के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अयोग्य ठहराया गया हो या गलत जानकारी देकर राष्ट्रपति बना हो, ऐसी स्थिति में जो है इनको बीच में भी हटाया जा सकता है, या अनुच्छेद 61 के प्रावधानों के अंतर्गत महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा भी हटाया गया हो, तब भी जो है इनकी पद क्या हो सकती है? रिक्त हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। भारत के संविधान में राष्ट्रपति, एक ही व्यक्ति जो है अनंत टाइम तक राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, एक ही व्यक्ति कई बार निर्वाचित हो सकते हैं। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति केवल और केवल 2 टर्म तक ही जो है क्या हो सकते हैं? राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन भारत में ऐसी कोई विकल्प नहीं है। समझ में आ रहा है?
ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। भारत के संविधान में एक ही व्यक्ति जो है कई बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है एक बार सर्वसम्मति से चुने गए थे और दूसरे बार जो है इलेक्ट हुए और तीसरे बार भी इलेक्ट हुए। ठीक है, इस तरीके से एक ही व्यक्ति अनलिमिटेड टाइम तक क्या हो सकते हैं, राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं। आगे चलते हैं 50 अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के लिए योग्यता। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? तो निर्वाचन के लिए योग्यता भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लाभ का पद धारण ना करता हो, पागल व दिवालिया ना हो। क्या ना हो? पागल व दिवालिया ना हो या लाभ का पद धारण ना करता हो। ठीक है, साथ ही साथ 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक हो और 15,000 रुपया जो है आरबीआई में जमानत राशि के रूप में जमा करने की भी जो है क्या हो, उनके पास क्षमता हो। ऐसे व्यक्ति जो है राष्ट्रपति उम्मीदवार हो सकता है। राष्ट्रपति के लिए क्या होगी? योग्यता होगी। 59 अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति की कुछ शर्तें हैं। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद जो है निशुल्क इनको जो है क्या मिलेगा? राजभवन मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? राजभवन प्राप्त होगी, राष्ट्रपति भवन प्राप्त होगी। निशुल्क इनको जो है क्या प्राप्त होंगे? सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगे। और पद में निर्वाचित होने के बाद कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, और जो भी लाभ का पद धारण कर रहा हो वो स्वतः ही जो है क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। और राष्ट्रपति से पदमुक्त होने के बाद भी कोई भी पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, और इनको जो है 5 लाख क्या मिलेगा? एक मुश्त सैलरी प्राप्त हो, क्या प्राप्त होगी? सैलरी प्राप्त होगी और वेतन एवं भत्ता भी प्राप्त होंगे। चलिए आगे चलते हैं हम। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण। भारत की राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश, अगर वरिष्ठ न्यायाधीश ना हो तो उनसे थोड़े जूनियर न्यायाधीश क्या करेंगे? राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। ठीक है ना? और आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ठीक है। एकमात्र कारण होता है संविधान का उल्लंघन। संविधान पर अतिक्रमण। संविधान पर अतिक्रमण के आधार पर जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। हटाने की जो प्रक्रिया है वो लगाई जा सकती है। आर्टिकल 71 राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई विवाद हो, विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 71 राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद हैं, उन विवादों का जो है निपटान या इन विवादों के संबंधित क्या होगा? कोई समस्या पैदा हो रहा हो, उन समस्याओं की जांच सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है ना। राष्ट्रपति या देश का जो प्रेसिडेंट, ठीक है,
भारत का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक भारत में राष्ट्रपति की पद के संदर्भ में जो है व्यवस्था की गई है। ठीक है, देख लीजिए, आर्टिकल 52 राष्ट्रपति का पद होगा। भारत में एक क्या होगा, राष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है, और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होगा। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होगा। ठीक है ना, और देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। ठीक है, किसमें निहित होगा, राष्ट्रपति में निहित होगा। समझ में आ रहा है ना। भारत जो है संघीय शासन प्रणाली को अपनाई है। किसको अपनाई है, संघीय शासन प्रणाली को। ठीक है, और एक होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मतलब होता है ऐसी शासन प्रणाली जिसमें सरकार जो है, सरकार या जो राष्ट्रपति होता है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, और भारत की जो सरकार होती है, भारत की सरकार क्योंकि संघीय शासन प्रणाली है, संसद में बहुमत प्राप्त व्यक्ति को ही जो है क्या होगा, सरकार का गठन कर सकता है। जैसे लोकसभा में बहुमत के आधार पर ही सरकार का गठन हो सकता है। समझ में आ रहा है ना, किसमें, लोकसभा में। मोदी साहब जो है लोकसभा में अगर बहुमत खो देता है तो वो उनकी सरकार जो है क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है, सरकार को हटाया जा सकता है। तो ध्यान रखना आप लोग, ये लोकसभा में बहुमत के आधार पर ही जो है क्या होगी, सरकार का गठन होता है। और सरकार जो है सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद है लोकसभा के प्रति ही क्या होगी, उत्तरदायी होता है, जवाबदेह होता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि लोकसभा में बहुमत के आधार पर ही जो है सरकार का गठन होता है। ठीक है, राज्यसभा में बहुमत से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लोकसभा में बहुमत गिर जाने पर सरकार क्या होगी, सरकार लोकसभा में बहुमत होगी तभी सरकार चलती रहेगी। ठीक है, अगर लोकसभा में बहुमत गिर गई तो सरकार भी गिर जाएगी। ठीक है, आगे चले हम लोग, आगे चले ना। अनुच्छेद 53 देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है, और राष्ट्रपति जिनको क्रियान्वयन, इन जो अपने जो कार्यपालिका शक्ति है उन कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग खुद व अपने सहयोगियों के द्वारा करते हैं। जैसे राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दिया, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति जैसे ही हुई प्रधानमंत्री बॉस हो जाता है। प्रधानमंत्री ही जो है वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें आ जाती है, प्रधानमंत्री में आ जाती है, और मंत्रिपरिषद में आ जाती है। और मंत्रिपरिषद ही जो वास्तविक सत्ता जो है मंत्रिपरिषद के हाथों में होती है। ठीक है, और राष्ट्रपति तो मात्र जो है क्या होगी, स्टाम्प पैड कहा जाता है उनको, जहां मंत्रिपरिषद साइन करने के लिए कहा जाएगा वहीं पे साइन कर देगा। ठीक है, आगे चले हम लोग। तो हमने क्या बताया, देश की संपूर्ण या समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है, जिनका क्रियान्वयन वो खुद व अपने सहयोगियों के द्वारा उस कार्यपालिका शक्तियों का निर्वहन करते हैं। और जो भी कार्य मंत्रिपरिषद करता है, जो भी कार्य प्रधानमंत्री करेगा एवं उनके जो मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, वे सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय समझौते से लेकर सभी कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं, क्योंकि देश का समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री को सत्ता सौंप दी या प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दी गई, प्रधानमंत्री ही वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख हो जाता है, और प्रधानमंत्री की सहायता से ही अन्य लोगों की नियुक्ति करता है। किसके सहयोग से, किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। चलिए आगे बढ़े हम लोग। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति
राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों के विधानसभा और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश, 3 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा सदस्य, ध्यान रखना यहां पे ये जो 3 केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा, 28 राज्य हैं, 28 राज्यों की विधानसभा एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली एवं पांडिचेरी, जहां पे खुद की एक क्या होगी, विधानसभा है। और विधानसभा है मतलब खुद की मुख्यमंत्री भी होंगे, ठीक है, और खुद की विधानसभा है, ठीक है, जहां पर कानून निर्माण की जाती है। 3 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे क्या है, खुद की विधानसभा है। यहां के जो विधायक हैं, तो ध्यान रखना, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश, 3 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखना आप लोग। केवल और केवल कौन भाग ले सकता है, निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है, लोकसभा सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, 28 राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों के क्या होंगे, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। अब इसमें जो है निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं, कौन कौन निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते, कौन कौन निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद, ध्यान रखेंगे आप लोग। ये तीनों के जो है क्या होंगे, मनोनीत सदस्य, ठीक है। शामिल नहीं होते तो राज्यसभा, लोकसभा एवं विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते, एवं जो विधान परिषद के कोई भी सदस्य भाग नहीं ले सकता। ठीक है। विधान परिषद वर्तमान में कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में विधान परिषद है। कितने राज्यों में विधान परिषद है, 6 राज्यों में विधान परिषद है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है। कितने राज्यों में, 6 राज्यों में। कितने राज्यों में, 6 राज्यों में क्या होगी, विधान परिषद है। ठीक है, समझ में आया। तो हमने क्या बताया, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं है। कौन कौन शामिल नहीं हो सकते, लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते, निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं है। एवं
राज्य की जो विधान परिषद है, इन विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं ले सकते। तो कौन कौन भाग ले सकते हैं? लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा 28 राज्यों के विधानसभा सदस्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हो सकते हैं। किसमें भाग ले सकते हैं? निर्वाचन मंडल में शामिल हो सकते हैं। आगे बढ़े, सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट चलते हैं अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत के जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया ध्यान रखेंगे आप लोग। राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी? तो ये 3 प्रक्रियाओं के द्वारा जो है राष्ट्रपति की निर्वाचन होती है। एक प्रक्रिया है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष मतदान, मतदान प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया? अप्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया, अप्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया। ठीक है, कैसी मतदान प्रक्रिया? अप्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया। कि जनता के प्रतिनिधि के रूप में, जनता के प्रतिनिधि के रूप में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्यों की विधानसभा सदस्य एवं केंद्र शासित जो प्रदेश है, 3 केंद्र शासित प्रदेश के जो विधायक हैं एवं लोकसभा सांसद है, राज्यसभा सांसद हैं, ये जनता के प्रतिनिधि के रूप में जो है मतदान करेंगे राष्ट्रपति के लिए। इसमें जनता सीधे सीधे इन्वॉल्व नहीं होते, जनता इसमें सीधे सीधे इन्वॉल्व नहीं होते, इसीलिए इसे अप्रत्यक्ष मतदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष मतदान कहा जाता है। इसमें विधायक एवं सांसद जो है क्या करते हैं? मतदान करते हैं जनता के एवज में, जनता के प्रतिनिधि के रूप में। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष मतदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष मतदान। ठीक है, अप्रत्यक्ष मतदान। नेक्स्ट, ये प्रक्रिया समझ में आ गया सबको? अप्रत्यक्ष मतदान में कौन कौन मतदान करता है? हमने क्या बताया? सांसद सदस्य। कौन सदस्य? संसद सदस्य और विधायक मतदान करते हैं, विधायक मतदान। और ध्यान रखना, मतदान के समय, मतदान में दलीय आधार पर मतदान नहीं होती है ना। किसके आधार पर? दलीय आधार पर जो है मतदान नहीं की जाती। ठीक है, और याद रखना आप लोग, गुप्त मतदान। कैसा मतदान होता है? गुप्त मतदान। ठीक है, कैसी मतदान होती है? गुप्त मतदान होती है। ठीक है भाई, किसके आधार पर? इसमें जो है व्हीप जारी नहीं किया जा सकता। व्हीप मतलब समझ रहे हैं ना? एक दलीय कानून होती है, दलीय कानून होती है। अगर दल व्हीप जारी कर देती है तो व्हीप कानून के अकॉर्डिंग, व्हीप अधिनियम के अकॉर्डिंग, अगर कोई व्यक्ति जो है व्हीप का उल्लंघन करता है, ऐसे स्थिति में उन पर जो है सदस्यता जाने का खतरा होता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए कोई भी पार्टी व्हीप जारी नहीं कर सकता। कोई भी सदस्य किसी भी को राष्ट्रपति के लिए मतदान कर सकता है। कांग्रेस, बीजेपी या अन्य दलों में इस तरीके से दलीय आधार पर चुनाव नहीं होता। ये समझ में आ रहा है? ना ही कोई पार्टी व्हीप जारी कर सकती है। ठीक है, इसमें क्रॉस वोटिंग मतलब किसी भी दल को, मतलब दल के आधार पर नहीं होता राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति जो है देश का प्रमुख है, राष्ट्राध्यक्ष है, प्रेसिडेंट होता है। ठीक है ना? और देश के संविधान के क्या करती है? ये सुरक्षा का शपथ लेते हैं राष्ट्रपति। ठीक है ना? ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग, संसद सदस्य एवं विधायक राष्ट्रपति के मतदान के लिए क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं। कौन मतदान करेगा? विधायक एवं सांसद। हमने पूर्व में बताया कि कौन कौन जो है मतदान कर सकते हैं। आगे चलते हैं, दूसरी प्रक्रिया, अप्रत्यक्ष मतदान की जो प्रक्रिया के बाद जो है क्या होगी? अनुपातिक प्रक्रिया। अनुपातिक या इसी को समानुपातिक कहा जाता है। एवं इधर देखेंगे तो एकल संक्रमणी प्रक्रिया, एकल संक्रमणी प्रक्रिया,
प्रक्रिया, अनुपातिक प्रणाली या प्रक्रिया। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष, अनुपातिक एवं एकल संक्रमणी प्रक्रिया के द्वारा जो है क्या की जाती है, मतदान की जाती है। तो अप्रत्यक्ष सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम अनुपातिक प्रक्रिया। अनुपातिक प्रक्रिया है क्या? अनुपातिक प्रक्रिया है क्या? तो यहां पे मैं ले लू ना, ये वाला जगह भी ले लू मैं इसके लिए। ये जो है आप लोग आगे पढ़ लेंगे, आगे हम इसको बता देंगे, है ना। तो ध्यान रखना आप लोग, अनुपातिक प्रक्रिया, अनुपातिक प्रक्रिया को हम समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, किसके लिए? राष्ट्रपति के मतदान कोई जो है क्या करता है, राज्य के विधायक करते हैं, राज्य के विधायक। तो अलग अलग राज्यों की जनसंख्या अलग अलग होती है और अलग अलग राज्यों के विधायकों का मत मूल्य भी जो है क्या होगी, अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश में 403 क्या है, विधायक हैं और वहां के जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो है वहां के सदस्यों का क्या होगी, मत मूल्य होगा। और छत्तीसगढ़ में कितने जनसंख्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार 2,55,45,198 जो है क्या है, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है। 2,55,45,198 छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है। तो एक विधायक का मत मूल्य बराबर राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग, राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा सदस्यों की संख्या गुणित 1/1000 इंटू 1/1000, ठीक है, 1000 हो गया यहां तक। बराबर किसी भी राज्य के एक विधायक का मत मूल्य निकल आएगा। जैसे ये ऐसी है, छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ राज्य की एक विधायक का मत मूल्य बराबर 2,55,45,198 बटे 90 जो है छत्तीसगढ़ के विधायकों की संख्या है, गुणित 1/1000, 1/1000 ये बराबर छत्तीसगढ़ के विधायकों का मत मूल्य निकल जाएगा, एक विधायक का मत मूल्य, ठीक है, एक विधायक का मत मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो है अन्य राज्यों के विधायकों का मत मूल्य जो है क्या की जाती है, की गणना की जाती है राष्ट्रपति चुनाव के लिए। यहां तक समझ में आ गया सबको? किसको देख रहे हैं हम लोग? अनुपातिक प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत एक विधायक का मत मूल्य, किसी राज्य के एक विधायक का मत मूल्य बराबर राज्य की जनसंख्या बटे उस राज्य के विधायकों की संख्या, विधानसभा सदस्यों की संख्या गुणित 1/1000। ये अलग अलग राज्यों के विधायकों का मत मूल्य क्या होगी, वहां के जनसंख्या के अकॉर्डिंग अलग अलग होगी, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट चलते हैं। एक संसद सदस्य का मत मूल्य बराबर, अब देखते हैं, हमने तो विधायक का मत मूल्य निकाल लिया, लेकिन एक सांसद का मत मूल्य किस तरीके से निकाला जाता है? राष्ट्रपति इलेक्शन के लिए, राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक सांसद सदस्य का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चलिए देखिए,
एक सांसद सदस्य का मत मूल्य, चाहे वो लोकसभा सदस्य हो या राज्यसभा सदस्य हो, उनके मतों की जो है गणना किस तरीके से की जाती है, ये देखिए। ये अनुपातिक हुआ ना, किस में निकल रहा है, ये अनुपात में निकल रहा है, इसीलिए इसे अनुपातिक प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए, सभी राज्यों के विधायकों या विधानसभा लिख सकते हैं आप लोग, राज्यों के विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य, ठीक है, सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य, मतलब भारत के जितने भी राज्य हैं ना, उन विधायकों के मत मूल्य बटे कुल संसद सदस्यों की संख्या। ठीक है, ये तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे आप लोग, बटे हो गया है ना, इस तरीके से विधायकों, भारत में जितने भी विधायक हैं उनके वैध मत मूल्य बटे संसद सदस्य, किसके भाई, संसद सदस्य। जैसे लोकसभा सदस्य का जो है क्या निकल आएगा, राष्ट्रपति के लिए क्या होगी, निर्वाचन के लिए मत मूल्य निकल आएगा, एक लोकसभा सांसद या राज्यसभा सांसद का। ठीक है, इस तरीके से क्या की जाती है, अनुपातिक प्रक्रिया के आधार पर इनकी गणना की जाती है। हो गया यहां तक, किसी कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो प्रक्रिया है, इस तरीके से आप लोग अनुपातिक प्रक्रिया को समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं हम एकल संक्रमणी प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया, एकल संक्रमणी प्रक्रिया। यहां पे ध्यान रखना आप लोग, यहां तक हो गया, यहां तक हो गया ना, नहीं हुआ है, चलिए देखिए, राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए एकल संक्रमणी प्रक्रिया, एकल संक्रमणी प्रक्रिया को समझे हम लोग कि नहीं समझे, आगे चले जाएं, समझे, वीडियोस जो है लंबी होती जा रही है, नहीं हुआ है ना, हाँ ठीक है। एकल संक्रमणी किसे कहा जाता है, एकल संक्रमणी प्रक्रिया में जो है क्या होगी, यहां पे ध्यान रखना, राष्ट्रपति के लिए एक निश्चित क्या होती है, कोटा होती है, निश्चित कोटा। और यह जो कोटा होता है, ठीक है, 1/2, 1/2 का मतलब क्या है, हाफ। जितने भी जो है क्या होंगे, राष्ट्रपति का जो मत मूल्य है उसका आधा प्लस 1 वोट से अधिक प्राप्त करने पर ही जो है राष्ट्रपति के लिए क्या होंगे, चुनाव जीतेंगे, या राष्ट्रपति जीत सकता है। राष्ट्रपति पद का क्या होगा, कोई भी चुनाव जीत सकता है, और उसके लिए एक निश्चित कोटा है। ठीक है, जैसे 100 जो है क्या है, मतदाता है, कितने मतदाता हैं, 100 मतदाता हैं, तो 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना, 1/2 कितना हो जाएगा, 50 ही होगा ना, आधा 50 होगा, प्लस 1, मतलब 51 जो है अगर लाने पर ही जो है राष्ट्रपति के लिए क्या होगा, जीत सकता है, चुनाव जीत सकेगा। एक न्यूनतम कोटा है ये, इतना जो है क्या करना पड़ेगा, मत प्राप्त करना ही होगा। इसे ही जो है क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति के लिए नियत कोटा कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो नियत कोटा जब तक ना मिल जाए किसी व्यक्ति को, ऐसे स्थिति में वो राष्ट्रपति के लिए इलेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे हमने क्या बताया, नियत कोटा, कौन सी कोटा, नियत कोटा जो है कितना है, 1/2 प्लस 1 वोट प्राप्त करना अनिवार्य है। इसे ही जो है क्या कहा जाता है, कोटा कहा जाता है, नियत, ठीक है ना, मत कहा जाता है। इतना प्राप्त करना ही होगा किसी भी व्यक्ति को।
अगर प्राप्त नहीं कर पाता है तो ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है, सी है और डी, 4 उम्मीदवार हैं। कितने उम्मीदवार हैं? 4 उम्मीदवार हैं। कौन कौन सा? ए बी सी डी। ठीक है, 4 उम्मीदवार है राष्ट्रपति का। और चुनाव वही व्यक्ति जीत सकता है जिनको कितना मत प्राप्त हुआ हो? 50% मत प्लस 1, 50% प्लस 1 मत। ठीक है, 50 से अधिक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तभी वो जो है उस पद को प्राप्त कर पाएगा, जीत पाएगा। अब इसके लिए क्या करना होगा? ध्यान रखना, प्रत्येक जो सांसद होते हैं वो सांसद सभी के सभी को मतदान करेंगे। जैसे मैं जो है विधायक हूं, तो राष्ट्रपति के लिए 4 उम्मीदवार को मैं मतदान करूंगा, ए को भी, बी को भी, सी को भी और डी को भी। ठीक है ना, मत पर्ची में। अगर किसी में एक को छोड़ देता हूं, स्थिति में मेरा जो मत होगा वो अवैध हो जाएगा, उसकी गणना नहीं की जाएगी। समझ में आ रहा है? तो वैध मतों को जो है किस तरीके से गणना की जाती है, यहां पे ध्यान रखना कि मैं ए को भी डाला मैंने मतदान, बी को भी डाला, सी को भी डाला और डी को, सभी को डालना होगा। लेकिन प्रायिकता यह होगी कि मेरा पहला पसंद कौन सा है। समझ में आ रहा है ना? तो मेरी पहला पसंद जो है कौन है? डी है, तो इसको मैं पहले नंबर पे अपना पसंद रखूंगा। अगर मेरा दूसरा पसंद जो है क्या है? ए है, तो मैं दूसरे नंबर पर इसको टिक लगाऊंगा। और तीसरा पसंद मेरा क्या है? ओ है। और चौथा पसंद मेरा सी है। इस तरीके से जो है मतदान करना होता है। मतलब जो मतदाता होता है वो सभी के सभी को जो है क्या करता है? मतदान करता है। लेकिन वो वरीयता के क्रम के आधार पर जो है क्या करता है? मतदान करता है। और जब गणना की जाती है, क्या की जाती है? गणना की जाती है, तो गणना में जो है एक पहला जो वरीयता क्रम हमने दर्ज किया है, वरीयता क्रम को पहला काउंट की जाती है कि ए को कितना जो है पहला नंबर पे मिला है, कितने लोगों ने जो है एक को ए दिया है, एक इनकी सबसे पहली पसंद है। अगर पहली पसंद के आधार पर जो है क्या हो गया? 50+1 मत अगर आ गया तो आगे की गणना नहीं की जाएगी, उसी को विजेता घोषित कर दिया जाता है। समझ में आया सबको? नहीं आया? आ गया ना? तो ध्यान रखना आप लोग। और एकल संक्रमणी प्रक्रिया जो है, अगर सीधे सीधे यहां पर इसको मत हासिल हो गया वरीयता क्रम में जो है, अगर मान के चलो पहला जो पसंद है, पहला पसंद मान के चलो ए को पहले पसंद करने वाले 50 धन 1 लोगों से अधिक है, ऐसे स्थिति में दूसरी की गणना नहीं की जाती। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो राष्ट्रपति उम्मीदवार बन चुकी है, राष्ट्रपति के लिए जीत गई। लेकिन किसी भी को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, यहां पे किसी भी को जो है 50 धन 1 प्राप्त नहीं हुआ। मान के चलो 100 वोट है, जिसमें इसको 30 वोट मिला, इसको जो है कितने वोट मिला? सॉरी, इसको 40 वोट मिला, इसको 30 वोट मिला। कितने मिला? 30 वोट मिला, इसको 20 और इसको 10। ये इस तरीके से प्राप्त हुआ। 100 हो गया ना? इस तरीके से प्राप्त हुआ। अब 50 प्लस किसी को वोट मिला है? नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में क्या की जाएगी? सबसे जो कम वोट किसको प्राप्त हुआ है? डी को प्राप्त हुआ है। ऐसे स्थिति में इसको राष्ट्रपति उम्मीदवार या इसको संक्रमित कर दी जाती है, इनको हटा दी जाती है और इनके जो अंक है इनको बराबर बराबर बांट दी जाती है, बराबर बराबर बांट दी जाती है। और बराबर बराबर बांटेंगे, 10 को हम बांट देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। तब भी किसी को जो है बहुमत नहीं हुआ, 43 ही हो रहा है ना, तब भी नहीं हुआ, तो फिर इसको जो है क्या कर देंगे? हटा दिया जाएगा। और इस तरीके से संक्रमण की जो प्रक्रिया हो रही है, ठीक है, एक एक ये क्या हो जा रहे हैं? राष्ट्रपति उम्मीदवार से इनको हटा दी जा रही है और इनके जो प्राप्त जो अंक हैं उनको क्या कर ली जा रही है? इधर बांट दी जा रही है। और ऐसी स्थिति में फिर ये क्या होगा? 20 और 2 लोग बांटेंगे 20 अंक को, है ना? अब यहां पे देखिए 10 ये इसको मिल गया, 10 इसको मिल गया, ये सीधा सीधा जो है क्या हो गया? 50 53 हो गया। अब ये सीधे सीधे क्या बन जाएंगे? राष्ट्रपति जो है क्या हो जाएंगे? निर्वाचित हो जाएंगे। तो यह जो है क्या होगी? निश्चित कोटा की जो प्रक्रिया है उसको आधार पर जो है एकल संक्रमणी प्रक्रिया के द्वारा क्या होगी? चुनाव क्या की जाती है? विजित होते हैं, जीतने की प्रक्रिया है।
ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आप सबको समझ में आ गया होगा। किसी को ना आया होगा तो मुझे पर्सनल मिल सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चले हम लोग। नेक्स्ट चलते हैं हम अनुच्छेद या आर्टिकल 56। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। चलिए देख लिया राष्ट्रपति का कार्यकाल। शपथ ग्रहण से 5 वर्ष। अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष होती है? 5 वर्ष होती है। ठीक है, राष्ट्रपति का अधिकतम कार्यकाल शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक ये क्या होंगे? राष्ट्रपति रह सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना आप लोग, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। ठीक है, और ये जो है उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद मुक्त हो सकता है। राष्ट्रपति कभी भी जो है उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद मुक्त हो सकता है। किसको त्यागपत्र देगा? उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद मुक्त हो सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, मृत्यु के बाद, किसके बाद? मृत्यु के बाद पद मुक्त हो सकता है, पद रिक्त होगा। किसके बाद? मृत्यु के बाद पद रिक्त हो सकता है। अगर मृत्यु के बाद पद रिक्त हुआ, क्या हुआ? पद रिक्त होने पर 6 माह के अंदर, कितने माह के अंदर? 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का इलेक्शन करा लेना होता है। कितने माह के अंदर? 6 माह के अंदर। और जो नए नियुक्त जो राष्ट्रपति होंगे, इनका कार्यकाल पूरे का पूरे 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कितने वर्ष के लिए होगा? 5 वर्ष के लिए। तो ध्यान रखना आप लोग, मृत्यु के बाद या त्यागपत्र देने पर जो पद रिक्त हुआ, ऐसे स्थिति में 6 महीने के अंदर क्या कराना होगा? राष्ट्रपति का इलेक्शन करा लेना होता है। कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर। जब तक जो है उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट आर्टिकल 61, जिसके अंतर्गत महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लग गया और महाभियोग के द्वारा हटाए जाने पर राष्ट्रपति का पद क्या हो सकता है? रिक्त हो सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 71, जिसके अंतर्गत जो है क्या है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अयोग्य ठहराए जाने पर ध्यान रखेंगे आप लोग, इस तरीके से जो है राष्ट्रपति पद रिक्त हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। बीच में ये जो है उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद मुक्त हो सकते हैं, या मृत्यु के बाद पद रिक्त हो सकता है। ठीक है, या किसी भी प्रकार से पद रिक्त होता है। ये जो पद रिक्त होगी, इनको 6 महीने के अंदर क्या कर लेना होता है? निर्वाचित कर लेना होता है। पुनः नए राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लेना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अनुच्छेद 61 के प्रावधानों के अंतर्गत महाभियोग लग गया किसी राष्ट्रपति पर और उनको हटाए जाने पर भी इनकी पद रिक्त हो सकती है। तीसरी है, अगर राष्ट्रपति जो है गलत जानकारी देकर चुनाव लड़ रहा हो, ठीक है, और उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अयोग्य ठहराया गया हो, सुप्रीम कोर्ट जांच में पाया हो और राष्ट्रपति का जो पद है उसको क्या कर दिया गया हो? खारिज कर दिया हो। ठीक है, ऐसे स्थिति में जो है राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। ठीक है, आगे चले हम लोग। नेक्स्ट चलते हैं हम अनुच्छेद 57। अनुच्छेद
57। इसके अंतर्गत ध्यान रखेंगे आप लोग, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, निर्वाचन। भारत के संविधान में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में संविधान मौन है। क्या है? संविधान मौन दिखाई देती है। क्यों मौन है? क्योंकि भारत के संविधान में ऐसी कोई व्याख्या नहीं मिलती है कि कितने बार जो है निर्वाचित हो सकता है। तो ध्यान रखना आप लोग, एक ही व्यक्ति अनंत टाइम, मतलब कई बार भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। कई बार भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, निर्वाचित हो सकता है। ठीक है। भारत का एक ही व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, एक बार क्या होगी, मनोनीत हुए और 1952 में इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में जो है राष्ट्रपति के लिए चुना गया और 1957 में भी जो है दूसरे बार राष्ट्रपति का इलेक्शन जीत लिया। ठीक है। इस तरीके से एक ही व्यक्ति जो है भारत के संविधान में कितने बार तक के जो है भारत का राष्ट्रपति हो सकता है, इसके संदर्भ में व्याख्या नहीं की गई है। तो ध्यान रखना आप लोग, इन्फिनिटिव टाइम जो है एक ही व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति का चुनाव जीत सकता है, लड़ सकता है। लेकिन अमेरिका के संविधान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका के संविधान में या अमेरिका में केवल और केवल जो है 2 बार, कितने टर्म? 2 टर्म, 2 बार तक ही जो है अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जा सकता है। ठीक है। अमेरिका का राष्ट्रपति कितने बार? सिर्फ 2 टर्म्स तक, 2 बार तक जो है भारत का राष्ट्रपति जीत सकता है। 4-4 साल करके जो है 8 साल से अधिक राष्ट्रपति नहीं रह सकता। ठीक है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है दूसरे बार जो है राष्ट्रपति के उम्मीदवार हुए और जीतकर आ गए, लेकिन 3rd टर्म वो चुनाव में खड़ा ही नहीं हो सकता। जैसे ओबामा जी काफी चर्चित चेहरा था, वो चाहता तो 4 बार भी खड़ा होता राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में, तब भी जीत जाता। लेकिन अमेरिका के संविधान में 2 टर्म से अधिक राष्ट्रपति उम्मीदवार नहीं हो सकते। ठीक है। चुनाव नहीं जीत सकते। तो बाकी क्लासेस हम कल करेंगे। ठीक है। तो आप सबको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें और प्रेस कर दें, ताकि जो है जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।